Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12th इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। देखो ये जो नया चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट, ये आपके सेकेंड टर्म एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड, components of aggregate demand, schedule of aggregate demand and diagram of aggregate demand डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसलिए पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना ताकि एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड कोई भी की कंसेप्ट आपका मिस ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग क्या होता है। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। देखो एक इकोनॉमी में एक साल के अंदर अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल डिमांड होती है उसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। यानी गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल डिमांड होती है एग्रीगेट डिमांड। अब देखो एग्रीगेट डिमांड के चार कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से चार कंपोनेंट्स हैं? पहला कंपोनेंट है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसे हम डिनोट करते हैं सी से। दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसे हम डिनोट करते हैं आई से। तीसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसे हम डिनोट करते हैं जी से। और चौथा है नेट एक्सपोर्ट जिसे हम डिनोट करते हैं एक्स माइनस एम से। तो जो कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड के, ये चार कंपोनेंट हैं। देखो अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम का ध्यान करते हैं तो उसमें भी मैंने आपको चार तरह के खर्चे बताए थे। कौन कौन से खर्चे थे वो? पहला था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा था ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और चौथा था नेट एक्सपोर्ट। इन चारों को जब हम प्लस कर देते हैं तो ये बनता है टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर का ही दूसरा नाम है एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि देखो एग्रीगेट डिमांड के भी चारों वही कंपोनेंट हैं जो टोटल एक्सपेंडिचर के थे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो सेम एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये सेम है। तीसरा है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड में। और चौथा है नेट एक्सपोर्ट, ये भी इसका फोर्थ कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। तो एग्रीगेट डिमांड को हम शॉर्ट में लिखते हैं एडी। एडी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जब इन चारों को हम जोड़ देते हैं, चारों कंपोनेंट को जोड़ देते हैं तो बन जाता है एग्रीगेट डिमांड। लेकिन देखो आपके 12th क्लास के सिलेबस में सिर्फ दो ही कंपोनेंट की बात की गई है। कौन कौन से दो कंपोनेंट है? एक है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। या हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे तो सिर्फ दो ही कंपोनेंट हम कंसिडर करेंगे। पहला है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। या हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके एग्जाम में एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं तो आपको इन चारों कंपोनेंट के बारे में लिखना होगा। इन चारों कंपोनेंट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे मैं आपको बता रही हूँ। पहला आता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। The total expenditure incurred by all the households of the country on their personal consumption is known as private consumption expenditure. देखो हाउसहोल्ड का मतलब होता है आप और हम। एक कंट्री के हाउस होल्ड ने जो भी टोटल एक्सपेंडिचर किया है
ओन परचेज ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज, वो होगा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी हाउस होल्ड ने जितना भी टोटल खर्चा किया है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, वो आएगा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल द प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड बिल्डिंग। देखो, जो भी प्राइवेट फर्म कैपिटल गुड्स परचेज करती है आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए, जैसे वो मशीन परचेज कर रही है, इक्विपमेंट्स परचेज कर रही है, तो यहाँ पर जो भी पैसा खर्च होता है वो सारा आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। तीसरा आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट एंड कैपिटल गुड्स लाइक हाईवेज, रोड्स, फ्लाईओवर्स, पावर प्लांट। तो जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स पर खर्चा कर रही हो या फिर कैपिटल गुड्स पर खर्चा कर रही हो, जो भी गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर के लिए खर्चा किया है, एक्सपेंडिचर किया है, वो सारा आएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। चौथा आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट और एम का मतलब होता है इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट फॉरेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। यानी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है और उनकी फॉरेन डिमांड है, उन्हें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो होगा नेट एक्सपोर्ट में। क्लियर? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो आपको ये चारों कंपोनेंट दिखाने हैं। पहला है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और चौथा है नेट एक्सपोर्ट। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी की, तो हम सिर्फ दो ही कंपोनेंट लेंगे। पहला है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड के ये दो ही कंपोनेंट है। अब मैं आपको बता रही हूं एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। देखो, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या बताता है कि इनकम के चेंज होने पर कंजम्पशन पर क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को हमने कांस्टेंट रखा है। जब इनकम और कंजम्पशन इन दोनों में चेंजेस होते हैं तो एडी में भी चेंजेस होते हैं। तो देखो, इस शेड्यूल में हमने 4 कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम है इनकम का, दूसरा है कंजम्पशन का, तीसरा है इन्वेस्टमेंट का और चौथा है एग्रीगेट डिमांड का। देखो, यहाँ पर जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन है 20। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनकम 0 होती है तब भी एक मिनिमम लेवल का कंजम्पशन होगा, कभी भी कंजम्पशन 0 नहीं होता है। जब इनकम 0 होती है और कंजम्पशन मिनिमम लेवल का होता है तो इसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमने 20 लिया है, ये फिक्स है, और एडी यानी एग्रीगेट डिमांड है C+I, यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। जो भी कंजम्पशन होगा उसमें हम इन्वेस्टमेंट प्लस करते जाएंगे तो बन जाएगा एडी। तो यहाँ पर 20 + 20 बन गया 40, ये है एडी। देखो, जब यहाँ इनकम इंक्रीज हो गई, 0 से हो गई 40, तो यहाँ पर कंजम्पशन भी इंक्रीज हो गया। पहले 20 था, अब हो गया 50। इन्वेस्टमेंट हमने कांस्टेंट रखा है और जो एडी है वो हो जाएगी 70। एडी में भी इंक्रीज होगा क्योंकि कंजम्पशन में इंक्रीज हुआ है। अब देखो, इनकम इंक्रीज होके हो जाती है 80, तो यहाँ कंजम्पशन भी 80 हो गया, इन्वेस्टमेंट 20 है और एडी हो जाता है 100। 80 + 20 = 100। अब देखो, इनकम में इंक्रीज हुआ है, इनकम हुई है 120, कंजम्पशन हो जाता है 110, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है और जो एडी है वो हो जाती है 130। इसी तरह से जब इनकम में और इंक्रीज होता है, 160 इनकम होती है तो कंजम्पशन में भी इंक्रीज होता है 140।
जो इन्वेस्टमेंट है वो 20 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट है और एडी हो जाती है 160। और जब इनकम 200 हो जाती है तो कंजम्पशन 170 होता है, जहां पर इन्वेस्टमेंट रिमेन्स द सेम और एडी हो जाती है 190। तो यहाँ पर देखो इनकम और कंजम्पशन इन दोनों में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे जैसे इनकम में इंक्रीज होता जा रहा है यहाँ पर कंजम्पशन में भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल तक इंक्रीज हो रहा है, आगे लोग सेविंग करना शुरू कर देते हैं, वो ज्यादा कंजम्पशन पर फोकस नहीं करते, वो इनकम में से एक पार्ट सेव करने लग जाते हैं। देखो जैसे यहाँ पर इनकम तो है 120 लेकिन कंजम्पशन सिर्फ 110 हो रहा है, इसका मतलब 10 रुपीज की सेविंग हो रही है। यहाँ पर जो इनकम है वो 160 है लेकिन कंजम्पशन 140 है, इट मीन्स 20 रुपीज इज ऑफ सेविंग। तो एक पर्टिकुलर लेवल तक तो कंजम्पशन में इंक्रीज होता है स्पीड से, बाद में कंजम्पशन धीरे धीरे इंक्रीज होता है, लेकिन इनकम के इंक्रीज होने पर कंजम्पशन में भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज होता है। और देखो इसी तरह से एडी में भी इंक्रीज हो रहा है। एडी भी स्टार्टिंग में 40 थी और लास्ट में 190 हो गई। जब इनकम होती है 200 तो एडी हो जाती है 190। इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे दिखाएंगे? ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस पर हमने ली है इनकम और वाई एक्सेस पर हमने लिया है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। अब देखो जो ये लाइन है स्ट्रेट पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सेस, ये लाइन है इन्वेस्टमेंट की। ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट रखा गया है। इन्वेस्टमेंट हर स्टेज पर 20 है। देखो जब इनकम थी 0 तो भी इन्वेस्टमेंट 20 था, जब इनकम हुई 40 तो भी इन्वेस्टमेंट 20 है, जब इनकम 80 हुई तो भी इन्वेस्टमेंट 20 है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट रखा गया है 20, इस वजह से ये एक स्ट्रेट लाइन बनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट की लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों ली है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट रखा गया है, इसमें किसी तरह के कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। देखो यहाँ पर हर स्टेज में इन्वेस्टमेंट 20 है, चाहे इनकम में कितना ही इंक्रीज हो रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट को हम 20 ही लिख रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है। क्लियर? अब देखो दो लाइनें हैं अपवर्ड स्लोपिंग। जो ये पहली लाइन है ये है कंजम्पशन कर्व और जो इससे ऊपर दूसरी लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है ये है एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि कंजम्पशन का और एग्रीगेट डिमांड का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे कंजम्पशन में भी इंक्रीज होता जाता है, और जब इनकम इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड में भी इंक्रीज होगा, क्योंकि एडी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एडी का एक कंपोनेंट है कंजम्पशन, जब कंजम्पशन में इंक्रीज हो रहा है तो एडी में भी इंक्रीज होगा, जब इनकम इंक्रीज होगी तो एडी भी इंक्रीज होगी। क्लियर? ये समझ में आया आपको कि अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? अपवर्ड स्लोपिंग कंजम्पशन और एडी कर्व इसलिए है क्योंकि इनका पॉजिटिव रिलेशन है इनकम के साथ। अब देखो एक चीज आप और ध्यान से देखना कि जो ये कंजम्पशन कर्व है ये ओरिजिन से नहीं है, ये पॉइंट एस से है। एस पॉइंट से क्यों है? क्योंकि जब भी इनकम 0 होगी वहां पर एक मिनिमम लेवल का कंजम्पशन जरूर होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कंजम्पशन 0 हो। तो इस वजह से हमने यहाँ पर कंजम्पशन कर्व को स्टार्ट किया है पॉइंट 20 से, क्योंकि 0 इनकम पर 20 कंजम्पशन है। समझ में आया? और यहाँ पर जो एडी स्टार्ट हुई है ये हुई है 40 से, क्योंकि जब 20 कंजम्पशन है और 20 ही इन्वेस्टमेंट है तो एडी का स्टार्टिंग पॉइंट आता है टी जो है 40 पर। देखो 0 इनकम पर भी मिनिमम लेवल का कंजम्पशन है 20,
तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है ऑटोनोमस कंजम्पशन का। ऑटोनोमस कंजम्पशन, जब जीरो इनकम पर एक मिनिमम लेवल का कंजम्पशन होता है तो उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूं एडी के। देखो, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी का मतलब होता है कंजम्पशन डिमांड और आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट डिमांड। जब भी हम एडी की बात करेंगे तो सिर्फ दो ही कंपोनेंट हम कंसिडर करेंगे, एक तो कंजम्पशन, दूसरा इन्वेस्टमेंट। दूसरा पॉइंट है देयर इज ऑलवेज मिनिमम कंजम्पशन व्हेन इनकम इज जीरो बिकॉज पीपल नीड बेसिक थिंग्स टू सस्टेन। देखो, जब इनकम जीरो होती है तब भी एक मिनिमम लेवल का कंजम्पशन होता है, क्योंकि लोगों को जिंदा रहने के लिए बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है। वो लोग खाना भी खाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं। तो देखो, अगर इनकम जीरो होगी तो भी वो एक्सपेंडिचर तो करेंगे, चाहे वो सेविंग में से एक्सपेंडिचर करे या फिर वो कहीं से उधार ले उससे एक्सपेंडिचर करे, लेकिन वहां पर एक मिनिमम कंजम्पशन जरूर होगा। तो देखो, मैंने आपको यही बताया था कि 0 से 20 तक मिनिमम कंजम्पशन है, इसे हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। नेक्स्ट पॉइंट इज कंजम्पशन कर्व स्लोप अपवर्ड बिकॉज कंजम्पशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। अब देखो, जो कंजम्पशन कर्व है ये अपवर्ड जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि जैसे जैसे इनकम में इंक्रीज हुआ है वैसे वैसे कंजम्पशन में भी इंक्रीज हुआ है। तो इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट। देखो, ये है इन्वेस्टमेंट की लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कांस्टेंट है, हर लेवल पर ये 20 रहा है, इस वजह से ये एक स्ट्रेट पैरेलल लाइन आई है टू एक्स एक्सिस। एंड लास्ट पॉइंट इज AD curve has positive slope as income increases, AD also increases। जो AD slope है ये भी अपवर्ड स्लोप है। क्यों अपवर्ड है? क्योंकि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, तो AD भी इंक्रीज होगा। क्लियर? तो होपफुली आपको एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल और दूसरा डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। प्लीज लाइक माई वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल और नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। थैंक यू सो मच।